आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस हम लोगों को देखना है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोगों को समझना है। इसमें जो ये चार मैट्रिसेस हैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक एंड इन्वोलेटरी, तो इसमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर गिवन है तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या फाइंड करते हैं? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया, मतलब वही सेम मैट्रिक्स, तो आइडेम्पोटेंट हो गया। ए स्क्वायर बराबर आई हो गया, इन्वोलेटरी हो गया। आई मींस यूनिट मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो वो इन्वोलेटरी हो जाएगा। ए स्क्वायर हमने निकाला, वो ए आया, ए क्यूब भी ए आया, ए टू द पावर 4 भी ए आया। तो इसका मतलब अब ए टू द पावर 4, ए क्यूब, ए स्क्वायर सब इक्वल है, यानी वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अगर ए टू द पावर के, ये हमारा जीरो है, लेकिन ए टू द पावर के -1 नॉन जीरो है, तो वो निलपोटेंट हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग डालें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो उसमें लिखे स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is called idempotent matrix if a square equal to a। तो अगर a स्क्वायर इक्वल टू a है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब a इंटू ए निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उसी मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अगर वो इनिशियल मैट्रिक्स ही आ गया तो वो आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। ठीक। अगर ए स्क्वायर बराबर आई आ गया तो इन्वोलेटरी हो जाएगा। तो हेडिंग डालो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स if ए स्क्वायर इक्वल टू आई। यहां जो आई हमारा है वो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट सेटिंग डालो निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स
हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है वो निलपोटेंट कब कहलाएगा? जब a टू द पावर k 0 हो। अब k का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। और a टू द पावर k -1 नॉन जीरो हो, जैसे a क्यूब 0 हो जाए, 0 मीन्स जीरो मैट्रिक्स, और a स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन जीरो हो। नॉन जीरो के लिए कम से कम मैट्रिक्स का एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो हमारा जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be nilpotent if a to the power k equal to 0 and a to the power k -1 not equal to 0. 0 means zero matrix. ये k जो है इंडेक्स कहलाएगा, where k is इंडेक्स। कभी कभी वो इंडेक्स पूछ देगा, खुद ही कह देगा निलपोटेंट है, इसका इंडेक्स बताओ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, a क्यूब इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, देन a इज निलपोटेंट विद इंडेक्स 3। समझ में आया सबको? अगर a टू द पावर 4 0 हो और a क्यूब नॉन जीरो हो तो a निलपोटेंट होगा, लेकिन इंडेक्स 4 होगा। अब समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डालें, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स तो उसमें लिखे स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be periodic matrix if a to the power k plus 1 equal to a। जैसे a इक्वल टू a क्यूब, या मान लो कि a स्क्वायर है इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू a टू द पावर 4 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, देन a इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, पीरियोडिक विथ पीरियड 1। अब जैसे ये है, मान लो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, a इक्वल टू a क्यूब इक्वल टू a टू द पावर 5 इक्वल टू a टू द पावर 7, तो इसमें a पीरियोडिक होगा विथ पीरियड 2। क्यों? a इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2। गॉट इट? ये हमारी जो है 4 मैट्रिसेस हो गई। तो ये
तुम लोगों को ध्यान रखना है कि आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक और इन्वोल्यूटरी चेक करने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे। क्या निकालोगे? ए स्क्वायर। चारों के लिए ए स्क्वायर निकालोगे। अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, आइडेम्पोटेंट टिक कर देना। ए स्क्वायर बराबर आई हो गया, इन्वोल्यूटरी टिक कर देना। ठीक। अब ए स्क्वायर ना ए हुआ ना आई हुआ, तो फिर तुम ए क्यूब निकालो। क्या निकालो? ए क्यूब निकालो। अब तुमने देखा ए क्यूब 0 हो गया और ए स्क्वायर नॉन जीरो था, तो निलपोटेंट टिक कर दो। या ए क्यूब भी मान लो कुछ नहीं हुआ, ना ए हुआ ना आई हुआ, तो ए टू द पावर 4 निकालो। हो सकता है ए टू द पावर 4 जीरो हो, ए क्यूब नॉन जीरो हो, तो निलपोटेंट टिक कर दो, इंडेक्स चेंज हो जाएगा खाली। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब इक्वल टू ए टू द पावर 4, तो पीरियोडिक टिक कर देना। लेकिन सबसे पहले तुमको ए स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है ना? ये नोट में लिख लो। मतलब इन चार को चेक करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना। फॉर फाइंडिंग आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, nilpotent and periodic matrix, first we will find a square। ये सबके माइंड में अच्छे से सेट हो गया। अगर हमको आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन चार में से कोई एक मैट्रिक्स चेक करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर अगर ए हो गया, आइडेम्पोटेंट। ए स्क्वायर बराबर आई हो गया, मींस यूनिट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी टिक कर देना। ए स्क्वायर ना आई हुआ ना ए हुआ, तो ए क्यूब निकाल लेना। अब हो सकता है ए क्यूब 0 हो जाए, ए स्क्वायर नॉन जीरो है, तो निलपोटेंट टिक कर देना विद इंडेक्स 3। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब होने लगे, तो पीरियोडिक टिक कर देना। तो ये चार मैट्रिक्स का फंडा क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं फिफ्थ वन, और वो है तुम्हारा आर्थो। इसका फंडा थोड़ा अलग है, इसलिए इसको अलग से हम लोग फाइंड करेंगे। तो हेडिंग डालें आर्थोगोनल। हेडिंग डाले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be orthogonal matrix if A into transpose of A equal to I। या तुम इसको ये भी कह सकते हो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। भाई अगर इस ए को इधर शिफ्ट करोगे राइट साइड में, तो आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा ना। ठीक। तो या तो ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई, ये डिफाइन कर सकते हो, या तुम ये कह सकते हो कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स हो जाए। मतलब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके ए इनवर्स के बराबर हो जाए, या किसी मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। तो दोनों में से किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, जैसी जहां पर रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। अगर सपोज कहीं पर ए इनवर्स दिया है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। अगर ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए इनवर्स आ गया, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टिक कर दो।
या केवल ए मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। वो एक ही चीज है, वो तो ए को इधर राइट साइड में शिफ्ट किया गया है ना, ठीक है ना, 1/a इनवर्स होता है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें। हाँ, पहले क्वेश्चन जरा देख लो। शीट निकालो मैट्रिक्स का, पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 30। कम ऑन क्विक। मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 30 देखो सब लोग। ये डेफिनेशंस नोट कर ली सब लोगों ने, क्लियर कर दें, अच्छे से देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 पे कौन सा दिया था मैंने? 30 दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए गिवन है, इसमें 1 2 3 -1 -2 -3, और उसने ये पूछा है तुमसे कि ये आइडेम्पोटेंट है, निलपोटेंट है, इन्वोलेटरी है या ऑर्थोगोनल है। एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हैं ना। देन ए ऑप्शन है आइडेम्पोटेंट। तो इस टाइप के कभी भी ऑप्शन पड़े हुआ करें तो तुरंत ए स्क्वायर निकालोगे। क्या निकालोगे? ए स्क्वायर। फर्स्ट वी विल फाइंड ए स्क्वायर। डी ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इन 3 को चेक कर लेते हैं, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इन्वोलेटरी। जब ये नहीं मैच करेंगे तब ऑर्थोगोनल पे जाएंगे। उसके लिए फिर इसका ट्रांसपोज लेकर के ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इक्वल टू आई हो गया तो ऑर्थोगोनल टिक कर देना। लेकिन चूंकि पहले ये 3 ऑप्शन ये ए स्क्वायर से ही निपट जाएंगे, क्यों? तो पहले ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, मेन क्वेश्चन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। कोई वो एलजेब्रा नहीं है कि 2 का स्क्वायर 4 लिख दो डायरेक्ट। यहां ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। प्रॉपर उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे रो इंटू कॉलम में। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो केवल रो इंटू कॉलम में चलता है, ठीक है। तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होगा, और मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो केवल रो इंटू कॉलम में ही चलता है। तो 1 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। फिर R12 फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 6 -9। समझ में आ रहा है ना सभी को? फिर R21 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 + 2 -3, 2 + 4 -6, 3 + 6 -9,
-2 -2 +3 यही देखो बन रहा है सभी का। ये फर्स्ट वाला -1 होगा, ये सही कर लो, अब सही है। फिर आ जाओ -2 -4 +6 -3 -6 +9 तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इसी को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं उसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। यही तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स whose all elements are zero। अगर इसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए, 9 में से एक भी अगर नॉन जीरो हो जाए तो फिर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा। समझ गया ना? जीरो मैट्रिक्स तभी होगा जब उसके सारे एलिमेंट जीरो हो। तो तुम देख रहे होगे कि a² 0 आ गया, क्यों बोलो? और a हमारा नॉन जीरो है तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये निलपोटेंट। खुल के बोलो, निलपोटेंट। यहां पर a² 0 है एंड a इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। So A is nilpotent with index, कितना होगा इंडेक्स? तो बोला, खुल के बोलते क्या नहीं हो? एक क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें इंडेक्स ही पूछा है। इंडेक्स कितना होगा? 2। इंडेक्स कितना होगा? 2। ये देखो क्वेश्चन नंबर 34 है ना। अब 34 में उसने खुद ही दे दिया है निलपोटेंट है और इंडेक्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हो ना? हाँ, तो उसको इंडेक्स बोला करो, बैठे रहते हो। उसे खुद ही दे दिया निलपोटेंट है। तो 30 में तुम्हारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 59। इफ a इक्वल टू 0 0 0 1 टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन द मैट्रिक्स गिवन बाय b इक्वल टू i प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 a टू द पावर k। ठीक है ना? i हमारा यूनिट है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लो। ठीक है? और हालांकि इसमें ये उसने नहीं पूछा है कि ये ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। इसमें तो तुम लोगों को i प्लस a स्क्वायर से लेकर के a टू द पावर k का सम पूछा है, लेकिन उसमें एक्सटेंशन कर लो क्वेश्चन में। आल्सो प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इससे एक बहुत बड़ा हिंट भी मैंने तुम लोगों को दे दिया है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, 0 0 0 1। तो मैंने इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन करके तुम लोगों को ये बोला है कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करो। ठीक है? तो जैसा कि सभी को पता है कि अगर हमको पीरियोडिक मैट्रिक्स भी चेक करना होता है तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट फाइंड ए स्क्वायर, कम ऑन क्विक।
प्रूव दैट ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर वो क्वेश्चंस कर लेना। 59, तो हमने ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1। इसी तरह से ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर भी तुम्हारा ए है, तो जब ए क्यूब निकालोगे तो तुम देखोगे ये भी ए आ रहा है। क्यों? चेक करके देख लिया है ना सब लोगों ने? तो तुम देखोगे कि फाइनली ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब, ये सब इक्वल होते जा रहे हैं। वो शुरुआत के 2-3 निकालोगे वैसा ही आइडिया लग जाता है। सो ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, एक तो ये इसको पीरियोडिक मैट्रिक्स दिखाना था, सबको समझ में आ गया ना? अब जो 59 क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। 59 क्वेश्चन में यही मैट्रिक्स गिवन है और उसने एक बी मैट्रिक्स दिया है, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए टू द पावर के, और बी मैट्रिक्स जो है फाइंड करना है। उसी में ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चूंकि अभी जस्ट पीछे यही सेम मैट्रिक्स हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो ए स्क्वायर भी ए होगा। क्यों बच्चों? ए क्यूब भी ए होगा और ए टू द पावर के भी ए होगा। तो ए प्लस ए कितने टाइम्स ऐड होगा? के टाइम्स। अच्छा, आई जो है वो सबको पता ही है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। इधर ये के इंटू ए का वैल्यू रख दो 0 0 0 0 1। 1 0 0 1, इधर 0 0 0 के, 1 0 0, इधर के प्लस 1। करस्पॉन्डिंग लोकेशंस को तुम लोग को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। तुरंत टिक कर दो ऑप्शन सी को। तो पीरियोडिक, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोलेटरी। आइडेम्पोटेंट इनवोलेटरी तो खैर आसान है, उसके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें ए स्क्वायर बराबर अगर ए हो गया तो आइडेम्पोटेंट टिक कर देना। मेन निलपोटेंट और पीरियोडिक में थोड़ा देखना पड़ता है, उसी के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आइडेम्पोटेंट और इनवोलेटरी तो आसान है, ए स्क्वायर निकाला अगर बराबर ए हो गया तो आइडेम्पोटेंट, बराबर आई हो गया तो इनवोलेटरी। तो निलपोटेंट और पीरियोडिक ये कैसे चेक करेंगे, ये क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक, मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसके एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किए। नेक्स्ट सेटिंग डालें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स
conjugate of a matrix, complex conjugate of a matrix. तो अगर कोई मैट्रिक्स हम लोगों को ए गिवन है, तो उसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे ए बार, वो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा. तो इफ ए इज एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, then A bar will be conjugate matrix of given matrix capital A. तो जब हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, क्योंकि अगर सारे रियल होंगे तो रियल का कॉन्जुगेट तो सेम रहता है, तो फिर उसके कॉन्जुगेट का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, आर ई ऑफ जेड बार इक्वल टू आर ई ऑफ जेड हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था ना. अगर रियल पार्ट का कॉन्जुगेट लोगे तो वो सेम रहता है, चेंज आता है जब p प्लस आई क्यू के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो. ठीक है, तो कम से कम एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, तभी वहां पर कॉन्जुगेट लेने का कोई मतलब है. हालांकि अभी तो हम लोग सारी लोकेशन पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहे हैं, Z4, Z5, Z6, लेकिन इसमें कुछ रियल भी हो सकते हैं. तो अब हमको इसका कॉन्जुगेट लेना है. ठीक है, ए बार. तो ये जो कॉन्जुगेट है वो तुम डायरेक्ट अंदर ले जा सकते हो. ये हमारा मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट है, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है. अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स conjugate of a matrix. तो किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो हम लोग इनिशियल मैट्रिक्स पर वापस आ जाएंगे. सेकेंड, अगर कोई दो मैट्रिक्स सम या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है तो उनका अलग अलग कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं. अगर यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस. k इंटू ए का होल कॉन्जुगेट k इंटू ए बार, वेर k इज रियल. a इंटू बी का होल कॉन्जुगेट, बस ऑर्डर यहां पर रिवर्स कर दो, b बार इंटू ए बार. स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. नेक्स्ट हेडिंग डालें, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. इस
इसी से हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस इसी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम लोग समझेंगे, तब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को हम लोग समझ पाएंगे। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जैसा कि नाम सही है, पहले कॉन्जुगेट लेकर के कॉन्जुगेट लेना, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, या उल्टा भी चल सकते हो, पहले ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट लो। जैसे अभी हम लोगों ने ए बार निकाला था, अब ए बार निकालने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो इफ A is any square matrix, then देखो A बार फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, या ट्रांसपोज लेके फिर उसका कॉन्जुगेट लो, दोनों ले सकते हो। विल बी ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज हम लोगों ने लिखा जरूर पहले, लेकिन कोई भी पहले ले सकते हैं। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नोट में ये पहले लिख लो कि ये कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज, और या ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट लिया जाए, दोनों इक्वल होंगे। इसको सॉल्ट में हम लोग जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक ऊपर ऐसे सर्किल लगा के बार लगा देते हैं, ठीक है ना। ये तीनों का एक ही मतलब है, ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो। इसमें तो खैर सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इसमें सीधा नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें ध्यान रखना कि पहले ट्रांसपोज लेके फिर कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है ए Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले तो हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। वो तुम उल्टा भी चलोगे तब भी वही सेम आंसर आएगा, वो करके देख लेना। तो पहले सबका कॉन्जुगेट ले लिया, अब ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग रो किसमें चेंज हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉलम में। करस्पॉन्डिंग रो किसमें चेंज हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग कॉलम में। तो R1 C1 में आ जाएगा, R2 C2 में आ जाएगा, R3 C3 में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू। तो पहले हेडिंग डालो, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, याद है ना। सिमेट्रिक में ये होता था ना हमारा, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। तो वैसे हर्मिशियन में क्या होगा, या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज कॉन्ज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू अगर ए हो जाए तो नोट डाउन, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ये ध्यान रखना, इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स if it satisfy the relation transpose conjugate of a matrix equal to A. स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be skew Hermitian matrix if it satisfies the relation ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस है, तो इसको हम लोग स्क्यू हर्मिशियन बोलेंगे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में केवल ट्रांसपोज था, इसमें कंजुगेट भी इन्वॉल्व होगा। पहले ए मैट्रिक्स का कंजुगेट लेके फिर ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल टू अगर ए हो गया तो हर्मिशियन, इक्वल टू माइनस ए हो गया तो स्क्यू हर्मिशियन। अब ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, तो हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज conjugate properties of transpose conjugate of a matrix. Properties of transpose conjugate of a matrix. तो अगर हम लोग दो बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं तो ये इक्वल टू ए होगा। इनिशियल मैट्रिक्स में वापस आ जाओगे, अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है तो उसको अलग अलग भी ले सकते हो। अगर यहां बीच में माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई है तो वो डायरेक्ट बाहर कर सकते हो। रियल स्केलर, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दो मैट्रिसेस दिए हैं तो उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर अलग अलग लेना है तो ऑर्डर चेंज कर देना। यहां ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। नेक्स्ट हेडिंग डालें ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, TRACE, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स होंगे उनका सम वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। तो नोट डाउन, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल मैंने बताया था तुम लोगों को, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स इन एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is called trace of a matrix। तो मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालना है ये क्लियर हुआ सभी को। जैसे मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं, सपोज ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहां पर जो ट्रेस होगा A1 प्लस B2 प्लस C3, हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनके एलिमेंट्स का सम कर दो। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, सब लोग जानते हो ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट हेडिंग डालो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का रैंक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रैंक के कई क्वेश्चन इसमें सीट में दिए हुए हैं। रैंक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बिगेस्ट पॉसिबल माइनर सिलेक्ट करते हैं। जो माइनर हमारा होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू होता है। जैसे अगर हमारा मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया है 3 into 3, तो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर भी 3 into 3 का बन जाएगा। माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू होगा। जैसे एक जनरल मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम चेंज भी हो सकते हैं, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन माइनर जब भी सिलेक्ट करोगे तो वो या तो 2 into 2 होगा, या 3 into 3 होगा, या 4 into 4 होगा। ठीक, अब अगर कोई मैट्रिक्स हमारा 3 ऑर्डर का दिया है, 3 into 3 का दिया है, तो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर वो खुद होगा। फिर उसके अंदर अगर 2 into 2 के ढूंढने की कोशिश करोगे तो 2 into 2 के कई होंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बिगेस्ट पॉसिबल माइनर बनाते हैं और उसका वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू। वो अगर 0 आ गया तो फिर 2 into 2 के माइनर बनाएंगे। 2 into 2 वाले भी 0 हो गए तो फिर सिंगल सिंगल में सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं। तो हमको सबसे पहले बिगेस्ट पॉसिबल माइनर से शुरू करना और ये देखना होगा कि कौन सा माइनर नॉन जीरो हो रहा है। अब जैसे बिगेस्ट पॉसिबल बना 3 into 3 माइनर, वो अगर नॉन जीरो हो गया तो रैंक 3 हो गया। लेकिन 3 ऑर्डर वाले सारे माइनर 0 हो रहे हैं तो फिर 2 ऑर्डर के बनाने पड़ते हैं। 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर अगर नॉन जीरो हो गया तो रैंक 2 हो गया।
2 ऑर्डर वाले भी सारे माइनर 0 हो गए तो फिर सिंगल ऑर्डर पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बिगेस्ट पॉसिबल माइनर से शुरू करना है और ये देखना है कि सबसे पहले नॉन जीरो कौन होगा। अगर बिगेस्ट वाला नॉन जीरो हो गया फिर कम ऑर्डर पे नहीं आते हैं। अगर बिगेस्ट वाले सारे 0 हो गए तब फिर एक कम वाला बनाएंगे, वो भी सारे 0 हो गए फिर उससे एक कम वाला बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रैंक सेलेक्ट करते हैं और रैंक के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि बिगेस्ट पॉसिबल माइनर कौन सा नॉन जीरो हो रहा है, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में नोट करें, फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। For any given matrix of order m into n, first we will make, आगे नोट करो, first we will make biggest possible minor. First we will make biggest possible minor of order R। हालांकि जो माइनर बनेगा वो m और n में से ही कोई एक बनेगा, या तो m होगा या n होगा, लेकिन अभी हम लोग फंडा सीखने के लिए हम लोग R लिए ले रहे हैं। फर्स्ट वी विल मेक बिगेस्ट पॉसिबल माइनर ऑफ ऑर्डर R। अब अगर R ऑर्डर वाले सारे 0 हो गए तो R माइनस 1 का बनाएंगे, लेकिन R वाला अगर कम से कम एक भी नॉन जीरो है तो इफ एट लीस्ट one minor of हाँ, इसमें एक चीज तुम लोगों को और ध्यान रखना है कि ये जो m और n में जो r का वैल्यू होगा, जैसे मान लो कि m इज ग्रेटर देन n है, तो जो माइनर बनेगा, जो अब अगर m का वैल्यू बना, जैसे मान लो 3 इंटू 2 है, तो फिर माइनर ज्यादा कितने का बनेगा, 2 इंटू 2 का बनेगा। तो जैसे अगर m का वैल्यू n से बड़ा है, अगर m ग्रेटर देन n है, तो यहां पर जो r का वैल्यू होगा वो r इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, n होगा। r इक्वल टू क्या होगा वो भी आगे उसके लिख लो, ठीक है ना। ये जो r ऑर्डर होगा वो r बराबर क्या होगा यहां पर n। ये भी साथ ही साथ सीखते चलो कि जैसे कोई मैट्रिक्स है m इंटू n, जहां m n से बड़ा है, तो जो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर बनेगा वो m का नहीं, किसका बनेगा, n का। जैसे कोई मैट्रिक्स है 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 में जो माइनर बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 इंटू 4, क्योंकि 5 इंटू 5 नहीं, तो 5 इंटू 5 के लिए फिर तुमको एलिमेंट्स अपनी तरफ से लाने पड़ेंगे, तो वो थोड़ी तुम अपनी तरफ से कुछ भी थोड़ी सेट कर सकते हो। हाँ, 4 इंटू 4 बना सकते हो, एक रो उसमें छोड़ दो, ठीक है ना। तो जैसे अगर m ग्रेटर देन n है तो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर जो है वो n ऑर्डर का बनेगा। तो अगर m इंटू n में m n से बड़ा है तो जो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, n का। r का वैल्यू क्या होगा, n मैक्सिमम। फिर तुमको ये देखना है कि क्या r ऑर्डर का कोई एक माइनर जो है वो नॉन जीरो हो रहा है। इफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर r, r मीन्स r इंटू r इज नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो रैंक इक्वल टू 4, रैंक इक्वल टू r हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर r ऑर्डर वाले मान लो 2, 3 जो भी माइनर हैं, एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है,
लेकिन वो मान लो सब हो गए 0, तो फिर R-1 का चेक करोगे। इफ R minor of order R are 0, then अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देन चेक माइनर ऑफ ऑर्डर R-1, फिर R-1 ऑर्डर के माइनर चेक करेंगे। अब R-1 में, लेकिन ये R-1 का तभी चेक करोगे जब R ऑर्डर वाले सारे 0 हो जाए। समझ गए ना? अगर R ऑर्डर का कम से कम एक भी, मान लो 3 बन रहे हैं, 3 में अगर एक भी नॉन जीरो है तो रैंक R हो जाएगा, फिर R-1 नहीं चेक करेंगे। R-1 तभी चेक करोगे जब R ऑर्डर वाले जितने भी माइनर हैं 2, 3, 4 वो सब 0 हो जाए, तब R-1 पे आओगे। अब मान लो R ऑर्डर वाले सारे नॉन तुम्हारे जो है 0 हो गए, तो भाई R-1 का चेक करोगे। अब वही चीज इस पर भी लागू होगी। इफ एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर R-1 is non-zero, then rank equal to R-1। लेकिन मान लो R-1 वाले भी सब 0 हो गए। If all minors of order R-1 are 0, then check minor of order R-2। और यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक तुमको कम से कम एक नॉन जीरो माइनर ना मिल जाए। आगे डैश डैश कर दो। तो इसमें तुम लोग ये नोट में लिख सकते हो कि फॉर मैट्रिक्स कैपिटल ए हैविंग ऑर्डर m into n, where m is, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख लेंगे, देन रैंक इक्वल टू रैंक लेस देन आर इक्वल टू। तो जैसे m इंटू एन है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था कि m इंटू एन में मान लो m n से बड़ा है, तो जो माइनर बनाओगे, अब जैसे 4 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें माइनर 4 इंटू 4 का नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा माइनर किसका बनेगा? 3 इंटू 3 का। तो रैंक बहुत ज्यादा होगा तो 3 होगा ना। तो पहले तो m और n में तुमको देखना है कि मिनिमम कौन है। जैसे यहां पर m और n में n छोटा था, तो तुमने जो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर बनाया था वो ऑर्डर n का बनाया कि नहीं बनाया? फिर एक एक कम। तो रैंक लेस देन आर इक्वल टू मिन ऑफ m, n। भाई m और n में पहले तो मिनिमम कौन है, क्यों? फिर रैंक या तो इसके इक्वल होगा या उससे कम भी हो सकता है ना। मान लो m और n में n मिनिमम है तो रैंक ज्यादा से ज्यादा n, या अब अगर n ऑर्डर वाले सारे 0 हो गए तो फिर उससे कम वाले देखने पड़ेंगे ना। ये नोट कर लो फंडा।
स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा इजी होता है, तुम लोगों से ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पूछा जाता है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है तो फिर माइनर कई बनते हैं, ठीक है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स वाला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो माइनर बनाना कैसे है ये थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को लग जाए। सीट का ही क्वेश्चन देखो। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमको इसका रैंक निकालना है। ये फंडा नोट कर लिया है सब लोगों ने? तो क्वेश्चन ये है हमारा, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, -5 3 2 3 2 -5 4 -1 -3, फाइंड इट्स रैंक। इसका रैंक जो है तुम लोगों को निकालना है। तो अभी मामला थोड़ा इजी है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसको शॉर्ट में 3 ऑर्डर भी हम लोग बोल देते। 3 ऑर्डर मतलब वो दोनों तभी नहीं बोले जाएंगे जब रो और कॉलम सेम हो। जैसे अगर हमने 3 कहा तो 3x3, 2 ऑर्डर मतलब 2x2। अगर रो और कॉलम सेम नहीं है तो फिर दोनों रो और कॉलम दोनों बोले जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम केवल 3 ऑर्डर बोल रहे हैं मतलब क्या एक्चुअल ऑर्डर होगा 3x3, ठीक। तो अब जैसे ये 3 रो 3 कॉलम, तो इसमें जो माइनर बनेगा वो 3 ऑर्डर का ही बन जाएगा, ठीक है। और एक ही बनेगा माइनर ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब 3x3, समझ गया ना सब लोग। तो ये 3 ऑर्डर का एक माइनर हम लोगों ने लिया, और ये डिटर्मिनेंट, माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोगों ने निकालना है। तो -5 इंटू -6 -5 -3 इंटू -9 +20 +2 इंटू -3 -8। तो 55 -33, तो 0 आ गया। बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। 3 ऑर्डर का एक ही माइनर है, क्यों? ओनली वन माइनर ऑफ ऑर्डर 3 हियर। देखो जब रेक्टेंगुलर होता है ना 4 इंटू 3 या 5 इंटू 4, तो उसमें हाईएस्ट के भी कई बनेंगे। लेकिन जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर पहला वाला केवल एक ही होगा। वो हम लोगों ने पूरा खुद ही ले लिया था ना। फटाफट बोलो, 0 आ रहा है कि नहीं? तो अब चूंकि ये 0 आ गया तो अब किसके बनाओ, और एक ही माइनर बनना था तो 2 ऑर्डर के बनाने पड़ेंगे कि नहीं। अब 2 ऑर्डर के कई होंगे, देखो इधर ध्यान से, 2 ऑर्डर में कई होंगे। जैसे ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। माइनर को फैक्टर तुम लोगों ने निकाला ही थे, याद है ना शुरुआत में। ये ले सकते हो। तो ये तो खैर अभी सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश ये किया करो कि जितना, जैसे डिटर्मिनेंट में तुमने एक चीज देखी होगी कि उनके एलिमेंट्स के बीच में जितनी सिमिलरिटीज होती है, या कोई ना कोई अगर एक फिक्स सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स के बीच में, तो उसके 0 होने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। तो
तो जितने, जो यहां हमको जीरो नहीं करना, यहां हमको नॉन जीरो करना है। तो ऐसे एलिमेंट्स हमेशा पकड़ना कि जो जिनके जीरो होने के चांस सबसे कम हो, जितना डिसिमिलर हो, ठीक है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, जैसे तुम ये दो भी ले सकते हो, ये और एक ये भी ले सकते हो। टू ऑर्डर के इसमें तमाम बनेंगे, समझ गया ना। टू ऑर्डर के तमाम माइनर्स बनेंगे, तो माइनर्स ऑफ ऑर्डर टू। हमको तो कोई भी एक नॉन जीरो दिखाना है, तो जो तुमको लग रहा हो कि नॉन जीरो है, जैसे हमको ये पहले ही वाला लग रहा है, लग क्या हो तो दिखता है, टू ऑर्डर तो आराम से दिखता है। तो -10 -19 आ रहा है कि नहीं, -10 -9 मीन्स -19 आ रहा है। ये पहले ही वाला नॉन जीरो हो गया, बाकी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। टू ऑर्डर के कई बनेंगे, देखो ये भी बनेगा 3 2 2 -5, 3 2 2 -5, ये भी बनेगा -5 3 2 -5, ये भी है टू ऑर्डर का 3 4 2 -1। समझ में आ रहा है कि नहीं। टू ऑर्डर किसमें तमाम माइनर है, लेकिन तुमको कोई भी एक, कम से कम एक, वो जनरली अगर जीरो होते हैं तो फिर सभी, क्योंकि वो फिर जब एक पूरे डिटर्मिनेंट में फिक्स प्रॉपर्टी फिक्स सीक्वेंस होता है ना, तभी जीरो होता है। तो जीरो होते हैं फिर लगभग सभी होते हैं फिर। अब जैसे ये एक नॉन जीरो है, तो इसमें तुम देखना कई नॉन जीरो ही आएंगे, जैसे -15 -4, ये भी -19 बना कि नहीं बना, इसमें -3 -8 है कि नहीं। तो कोई भी एक तुमको नॉन जीरो दिखा देना है। एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, अगर नॉन जीरो है तो रैंक आर। लेकिन शुरुआत ऊपर से करनी है, पहले टू ऑर्डर नहीं चेक करोगे, पहले क्या चेक करोगे, बिगेस्ट पॉसिबल। बिगेस्ट पॉसिबल यहां पर क्या बन रहा था 3, अगर ये नॉन जीरो आ जाता तो रैंक 3 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब रैंक 3 का एक ही बना, वो भी जीरो हो गया, तब हमको रैंक 2 पे कूदना पड़ा, -2 पे कूदना पड़ा। तो अब ये हो गया नॉन जीरो, तो रैंक इक्वल टू कितना हो जाएगा, खुल के बोलो 2 हो जाएगा।